कहानी तिलक योगी भाग 5। तिलक ने महसूस किया कि जैसे ही सामने कुछ ऊंचा रास्ता या अवरोध आता है तो स्वयं ही वह उसके अनुसार और ऊपर चला जाता है। इस प्रक्रिया में उसे कहीं कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। तिलक प्रकाश के नज़दीक पहुंचने लगा था। पास आने पर वही मानव आकृति उसे दिखाई दी। इस बार कुछ स्पष्ट थी और नज़दीक जाने पर उस आकृति के रूप में एक योगी दिखाई दिए। तिलक योगी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है। सिर पर जटाओं से बंधा हुआ जूड़ा, लंबी दाढ़ी से जुड़ी हुई मूंछ, कानों में एक एक रुद्राक्ष लटके हुए हैं। सिर के पीछे प्रकाशित औरा दिखाई दे रहा है। श्वेत कपड़ा कंधे से पैरों तक शॉल की तरह उड़े हुए पालथी मारकर योग निद्रा में बैठे हुए हैं। योगी धीरे से आंखें खोलते हैं और गंभीर, मोटी और आकर्षित आवाज में बोले, आओ, आखिर तुम आ ही गए। जो तुम्हें अनुभूति हुई वह ध्यान की अनुभूति थी। ध्यान की मुद्रा में ही तुम्हें ऊर्जा की अनुभूति हुई है। ये वही ऊर्जा है जो बचपन से तुम्हारे अंदर आई थी जब हम ऋषिकेश की गुफा में तपस्या कर रहे थे और तुमने हमारे माथे से निकल रही उस ऊर्जा को छू लिया था। उस समय तुम्हारी आयु को देखते हुए इसे शांत कर दिया गया था। वही आज पुनः जागृत हो गई है। तिलक शांति से उनकी बातें सुन रहा था। योगी अपनी बात कहना जारी रखते हैं। लेकिन याद रखना, प्रकृति में संतुलन का नियम है। कोई सकारात्मक शक्ति के जागृत होने पर नकारात्मक शक्तियां भी उसके विरोध के लिए उस ओर आ जाती हैं। अब से तुम्हारा जीवन साधारण मनुष्य से हटकर होगा। जब कुछ शक्तियां आती हैं तो साथ में कई कर्तव्य और दायित्व भी आते हैं। ये संसार का नियम है। जिन्होंने इन कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा किया है उसी के पास ये शक्तियां स्थिर रहती हैं। तिलक समझ चुका था कि योगी ऋषिकेश की गुफा वाले साधु ही हैं जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तिलक ने हाथ जोड़ दिए और अभिवादन में आंखें बंद करके सिर को झुका दिया। वापस सिर को उठाया और आंखें खोलने की कोशिश की। आंखें नहीं खुली तो फिर कोशिश की और अचानक घबराकर बैठ गया। ओह, ये भी स्वप्न था। तिलक ने घड़ी की ओर देखा तो जैसे उसे विश्वास था 3:45 बज चुके थे। तिलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। उसे विश्वास हो चुका था कि ये सिर्फ स्वप्न नहीं है, ऐसा है जो कुछ अलग है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। ऑफिस की लंच टेबल पर तिलक और सुरेंद्र खाना खा रहे थे। सुरेंद्र, ओए, जिम का क्या करना है? चलना भी है कि हमें ऐसे ही खेल खिला रहे हो? तिलक, तुमने पता कर लिया क्या? सुरेंद्र, हाँ, कर लिया है। 2 दिन बाद सोमवार से 5:30 बजे चलना है। तिलक मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलेंगे। आधी रात का समय, सुनसान स्थान, बीच बीच में कुछ पुराने सूखे पेड़ जिनकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं स्वयं में डरावने प्रतीत हो रहे हैं। बीच बीच में दूर कहीं से लोमड़ी की लंबी चलने वाली आवाज इस भयानक वातावरण को और भी डरावने वातावरण में बदल रही है। विशाल आकार के काले धुएं की तरह प्रतीत होती धुंध जो हवा में लहरा रही है लेकिन एक स्थान पर जमीन से ऊपर स्थिर है। उसके सामने 2 छोटे आकार के धुंध जो किसी चेहरे की आकृति के हैं और हवा के प्रवाह में उनका एक हिस्सा पीछे की ओर उड़ रहा है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो काले धुएं से बने हुए चेहरे, जिनकी चोटी पीछे की ओर उड़ रही है, हवा में तैर रहे हैं। उस विशाल आकार के काले धुएं से निकलती एक मोटी लेकिन धीमी आवाज ने चारों ओर छाए सन्नाटे को तोड़ा। नकारात्मकता को और बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करो। जितनी नकारात्मकता बढ़ेगी उतना ही हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। लोगों में आपसी ईर्ष्या, गुस्सा और असंतोष को बढ़ाने के लिए कुछ और लोगों को अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करो। आवाज़ जैसे ही बंद होती है, दोनों छोटी आकृति की धुंध उस स्थान से अपनी विपरीत दिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। पास के गांव जहां इस आधी रात में लोग सो रहे हैं, एक घर में वे प्रवेश करती हैं। सुबह 11 बजे गांव की पंचायत बैठी है। गांव के दो भाइयों ने अपनी जमीन, जिसमें अब तक दोनों मिलकर खेती करते थे, बंटवारे के लिए पंचायत का दरवाजा खटखटाया है। सरपंच: राम सिंह, तुम अपना पक्ष रखो। राम सिंह: सरपंच जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब इस श्याम सिंह को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि हमने अब तक इसकी जिम्मेदारी उठाई है। इसलिए इस 4 एकड़ के खेत में 3 एकड़ मुझे दी जाए और 1 एकड़ इसे। श्याम सिंह बीच में चिल्ला पड़ा। अब तक की जितनी फसल होती थी, ये उसकी आय अपने पास रखते थे। इसलिए अब मुझे 3 एकड़ ज़मीन दी जाए और इसे 1 एकड़। मैं भी इसके साथ नहीं रह सकता। राम सिंह: देखा सरपंच जी, कल तक जो सम्मान से मुझे भैया कहता था, आज इसे करके बात कर रहा है। सरपंच: पूरे गांव में तुम्हारे भाईचारे की चर्चा थी। लोग तुम्हारे भाई भाई के प्रेम की मिसाल देते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आज बराबर का बंटवारा तक नहीं करना चाहते? राम सिंह: मुझे तो लगता है ये फसल को मेरी नज़र से छुपाकर धीरे धीरे बेच देता है। श्याम सिंह: यही तो मुझे भी लगता है। अब श्याम सिंह गुस्से से लाल होने लगा था। वहीं अचानक राम सिंह को मारने के लिए वह दौड़ पड़ा। वहां से राम सिंह भी जवाबी हमले के लिए तैयार था। सरपंच: इन्हें रोको। दोनों को पकड़कर दूर दूर किया गया। सरपंच सभी पंचों से चर्चा करने के बाद निर्णय सुनाते हैं। सरपंच: दोनों भाइयों के बीच में जमीन आधी आधी बांटी जाती है। फैसले से राम सिंह और श्याम सिंह दोनों ही नाखुश थे। पंचायत समाप्ति की घोषणा होती है। अर्धरात्रि के समय विशाल काले धुंध के सामने दोनों छोटे धुंध हवा में लहरा रहे हैं। विशालकाय अंधेरे बादलनुमा धुंध के अंदर बिजली कौंधती है और उसमें से आवाज निकलती है। गति की आवश्यकता है। इस तरह तो सदियां बीत जाएंगी। अपने रूप को कई भागों में बांटो। मैं इसमें तुम्हारी सहायता करता हूँ। अचानक बड़ी धुंध में से बिजली की तरह किरण निकलकर दोनों धुंध के ऊपर पड़ती हैं, जिससे दोनों धुंध कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन छोटी छोटी धुंध की विशाल सेना खड़ी हो गई हो। कुछ ही देर में वो पूरी की पूरी धुंध की सेना गांव की ओर बढ़ गई और हर घर में अलग अलग प्रवेश करते हुए दिखाई दी। सुबह से ही गांव में कोहराम मचा हुआ था। घरों में लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थीं। सभी संयुक्त परिवार अलग अलग होने के लिए झगड़ रहे थे। परिवार के लोग ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। सभी की आंखों में केवल लालच, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और एक दूसरे का धन हड़प लेने की होड़ लगी हुई थी। पंचायत में अभी तक के ऐतिहासिक आवेदन आए हुए थे।
और आवेदनों को पढ़ने से साफ पता चलता था कि वे ईर्ष्या, गुस्सा और लालच से लिखे गए हैं। इतनी अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होने पर सरपंच ने सरकारी मदद के लिए फ़ोन कर दिए थे, जिससे मीडिया तक ये खबर पहुंच गई थी और कई चैनल पर इस गांव के समाचार चल रहे थे। सुरेंद्र: तिलक, तुमने ये समाचार ऐप का नोटिफिकेशन देखा क्या? पूरा का पूरा गांव लड़ाई झगड़े और बंटवारे के प्रकरणों से एक ही दिन में चर्चा में है। तिलक ने तुरंत मोबाइल पर समाचार ऐप का आइकन टच किया तो समाचार ऐप में ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी। तिलक ने पूरा समाचार ध्यान से पढ़ा। ये गांव उसके शहर से लगभग 70 किलोमीटर ही दूर था। तिलक: अजीब बात है, समाचार में तो लिखा है कि इस गांव को पिछले वर्ष श्रेष्ठ गांव का अवार्ड भी मिल चुका है। ये ऐसा गांव है जहां छोटे छोटे झगड़े आपस में ही सुलझा दिए जाते थे, लेकिन इस बार कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। सुरेंद्र: समय समय की बात है, क्या कर सकते हैं। तिलक ने रात का खाना खत्म किया और टहलने निकल गया। रास्ते भर वो गांव के समाचार के बारे में ही सोचता रहा। लौटकर वो अपने कमरे में चला गया और किनारे में टिकी हुई चटाई को उठाकर जमीन पर बिछाकर योग मुद्रा में बैठ गया। लगभग 15 मिनट बैठे रहने के बाद तिलक का मन शांत और शरीर शिथिल हो चुका था। पुनः उसे स्वयं को हवा में तैरते हुए महसूस हुआ। अचानक ही कुछ झटका लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे किसी ने दूर उछाल दिया हो। उसने फिर देखा तो आश्चर्य की सीमा नहीं थी। ये कौन बैठा है? अरे ये तो मैं हूं। तो मैं दो जगह? क्या मैं फिर से स्वप्न देख रहा हूं? नहीं, फिर ये योगी साधु की भांति बिना शरीर का मैं हूं। सच में वहां मेरा शरीर है और मैं यहाँ हवा में। हाँ, मैं बिना शरीर की हवा की तरह यहाँ जमीन से ऊपर हूँ। तिलक को एक अनुभूति होती है जैसे कुछ कोई बोल रहा हो। वह उस मंद ध्वनि को ध्यान से सुनता है। तिलक, वास्तव में तुम अपने शरीर से दूर हो। ये योग की वह स्थिति है जिसमें साधक शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप में निकल सकता है। ये वैसे ही है जैसे कि तुम गहरी नींद की अवस्था में होते हो और स्वप्न में किसी अन्य स्थान पर, लेकिन वहाँ वास्तविकता का अभाव होता है और योग में यह सब कुछ वास्तविक हो रहा है। इस स्थिति में पहुँचने के लिए कई वर्षों की कठिन साधना की आवश्यकता होती है और उस पर भी इस स्थिति पर पहुंचना भाग्य की ही बात है। किंतु तुम भाग्यशाली हो कि इस सब के लिए नियति ने तुम्हें चुना है। मैं वही योगी हूँ जिससे तुम्हारा साक्षात्कार ऋषिकेश की गुफा में हुआ था। मैं अभी भी आत्मा के रूप में हूँ और यहाँ तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। तिलक को सब कुछ स्वप्न की तरह लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में वो है कहाँ, सामने दिख रहे शरीर में या जहाँ वो खुद को अनुभव कर रहा है उस हवा में। तिलक को इस तरह विचलित अनुभव करते देख योगी की पुनः आवाज आती है, तुम स्वयं को इस सृष्टि के भरोसे छोड़ दो। इस सृष्टि ने तुम्हारे बचपन से शुरू हुए घटनाक्रम को इतने समय बाद पुनः प्रारंभ किया है। तुम्हें आश्चर्य ना करके वर्तमान में हुई घटना और भविष्य में होने वाली असाधारण घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। तिलक ने फिर से अपने विचारों को शांत किया और उस धीमी लेकिन रोमांचित आवाज को वह पुनः सुनने में लग गया। आज की रात तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की अद्भुत रात होने वाली है। अभी तुमने योग के एक परिणाम को देखा है जिससे तुम अपने भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर के रूप में
हवा में हो। अब मेरे प्रत्येक वक्तव्य को ध्यान से सुनो। अब से जब भी तुम चाहोगे तुम आसानी से अपने भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर के रूप में निकलकर बाहर आ सकते हो। लेकिन याद रहे कि निकलते समय तुम्हारा भौतिक शरीर ऐसी अवस्था में हो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ऐसे में तुम्हारा शरीर निद्रा में डूबे हुए शरीर की तरह काम करता रहेगा। लेकिन यदि इस दौरान तुम्हारे शरीर को कोई समाप्त कर देता है तो तुम कभी भी इस शरीर में वापस नहीं जा पाओगे। इस सूक्ष्म शरीर से तुम अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकते हो। तुम्हारी मन की गति से ही इस सूक्ष्म शरीर की दिशा तय होगी। इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी जाकर जो भी तुम देखोगे और सुनोगे, भौतिक शरीर में आने के बाद भी वह सब तुम्हें याद रहेगा। भौतिक शरीर के लिए समय की गति एवं भौतिक दूरी मायने रखती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए इसके कोई मायने नहीं है। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा मन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना सफ़र किए पहुंच सकता है, उसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर भी सिर्फ तुम्हारे सोचने मात्र से ही उस स्थान पर पहुंच जाएगा। चूंकि भौतिक शरीर भौतिक संसार के नियमों से बंधा है, इसलिए इसे तुम्हें किसी भी स्थिति में 12 घंटे से अधिक अकेला नहीं छोड़ना है, अन्यथा इसे नुकसान पहुंच सकता है। योग का दूसरे परिणाम जानने के लिए अब तुम वापस इस भौतिक शरीर में जाओ। इसके लिए तुम सिर्फ ऐसा करने के लिए विचार करो। तिलक ने योगी के आदेश का अक्षरशः पालन किया। जैसे ही तिलक ने विचार किया कि वह वापस अपने भौतिक शरीर में जा रहा है, वैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने लगा और उसमें समा गया। इससे पहले कि वह आंखें खोलता, फिर से योगी की आवाज आई, ध्यान मत तोड़ना, आंखें बंद रखो। तिलक शांत होकर साधना में बैठा रहा। योगी ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। योग का दूसरा परिणाम है शरीर को हवा में ऊपर उठाना। इसके लिए तुम्हें मानसिक तौर पर निश्चय एवं विश्वास करना होगा कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, और तब तक विचार करना है जब तक कि यह पूरी तरह से हवा की तरह हल्का ना हो जाए। तिलक ने पूर्ण निश्चय और विश्वास से विचार प्रारंभ किए। तिलक को स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में योगी उसकी पूर्ण रूप में सहायता कर रहे हैं। कुछ ही समय में तिलक को उसका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होने लगा। उसे लगा कि वह अपने शरीर का संतुलन खो रहा है, क्योंकि शायद वह जमीन से कुछ ऊपर हो गया था। अचानक से ही उसे घबराहट हुई और ऐसा लगा जैसे कि वह नीचे गिर गया है, लेकिन अभी भी वह आंखें बंद किए हुए बैठा था। योगी की पुनः आवाज आई, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तुम बिल्कुल साधारण हो जाओगे, और डरना अपने आप में अविश्वास का प्रतीक है। इसलिए सृष्टि के प्रति विश्वास का दामन कभी न छोड़ना। विश्वास ही तुम्हें असाधारण बनाए रखेगा। तिलक को विश्वास की ताकत का अंदाजा हो गया था। उसने पुनः सृष्टि की शक्ति पर अपना विश्वास दृढ़ किया और पुनः प्रक्रिया आरंभ की। इस बार कुछ ही देर में वह भौतिक शरीर के साथ खुद को जमीन से अलग 3 फीट ऊपर अनुभव कर रहा था। यहाँ पर आकर उसने स्वयं को स्थिर रखा। योगी, भौतिक शरीर के साथ तुम्हारी सीमाएं होंगी। इसके साथ तुम्हें भौतिक संसार की गति, समय एवं दूरी के नियमों का भी पालन करना होगा। इसके साथ तुम्हें सफ़र भी करना होगा।
ये मन की गति से नहीं बल्कि दूरी की सीमाओं के साथ सफर करेगा। तिलक को योग के दूसरे परिणाम का अनुभव हो चुका था। तिलक को लगा कि उसकी शिक्षा एवं मिलने वाली शक्तियां पूर्ण हो गई हैं, तो उसने पुनः धीरे धीरे नीचे आने का विचार किया और कुछ ही क्षणों में वह वापस चटाई में बैठ गया। योगी: तिलक, तुम हमसे मन की भाषा में बात कर सकते हो, जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। ये आवाज़ और किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ जो भी बोलना है उसे अपने विचारों में लाना है और ये हम तक पहुँच जाएंगे। तिलक आश्चर्य में होता यदि उसे योगी के विश्वास वाली बात याद ना आई होती। तिलक ने मन में योगी के प्रश्न का विचार किया, तो क्या मैं अब सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर दोनों से ही उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ? योगी: तिलक, यहाँ एक बात ध्यान में रखो। मैं शब्द अहम का प्रतीक है। इसके स्थान पर हम अनुभव करने का प्रयास करो, क्योंकि अब केवल तुम नहीं, तुम्हारे साथ सृष्टि से प्राप्त ये ऊर्जा भी है। वास्तव में जो भी आज तुम अनुभव कर रहे हो इसी के कारण है। और जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है उसका जवाब है हाँ। अब तुम सूक्ष्म शरीर के से और भौतिक शरीर से इसकी सीमाओं के साथ उड़ सकते हो।